लास्ट क्लास में मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है। कुछ पढ़ाया मतलब कोडिंग वगैरह नहीं की थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था जावा स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज हो रही है। ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे। ठीक है। इन बोथ एनवायरमेंट, मतलब फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, दोनों में हम लोग साथ में ही करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले फ्रंट एंड पढ़ेंगे, फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट रन करें फिर बैक एंड में। कुछ प्रोग्राम हम लोग फ्रंट एंड में रन करेंगे, कुछ प्रोग्राम हम लोग बैक एंड पे रन करेंगे। क्लियर है। पहले देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को हम लोग फ्रंट एंड में कैसे रन करेंगे। भाई वीएस कोड आप लोगों ने यूज किया ही है, तो जावा स्क्रिप्ट में एक फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। वीकडेज 4:30 PM, जून 2024। इसे हम लोग वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट को फ्रंट एंड में रन करना चाहते हो तो आपको कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ब्राउजर्स आपके पास है, कोई ना कोई ब्राउजर तो होगा ही। और टेक्स्ट एडिटर के लिए आपने वीएस कोड ऑलरेडी ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, index.html। फाइल का नाम कुछ भी रखो, बस HTML एक्सटेंशन जरूर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बॉयलर प्लेट लगाएंगे। जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास तीन तरीके होंगे। ठीक है। पहला, इनलाइन जावा स्क्रिप्ट, जैसे हम लोग CSS लिखते हैं ना एलिमेंट के अंदर ही। मान लो मैंने एक बटन बनाया और इस पे मुझे एक अलर्ट मैसेज लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक इवेंट लगाऊंगा ऑन क्लिक। इसमें अलर्ट कॉल करेंगे और यहाँ लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ऑन क्लिक पे बाहर मैंने डबल कोट लगाया है, तो मैसेज के लिए आपको सिंगल कोट लगाना है। क्लियर है। अगर बाहर सिंगल कोट होगा तो अंदर डबल कोट लगाओगे, क्योंकि डबल कोट के अंदर डबल कोट काम नहीं करेगा, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट काम नहीं करेगा। क्लियर है। या तो सिंगल कोट के अंदर डबल कोट लगाओ या डबल कोट के अंदर सिंगल कोट। अब इस फाइल को ब्राउजर में रन कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो जो आपके ब्राउजर्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, क्योंकि हर एक ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है। तो कौन कौन से इंजन्स कौन कौन से ब्राउजर में है वो हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग गूगल क्रोम यूज कर रहे हो तो इसमें V8 इंजन नाम से जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है। ठीक है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हो तो इसमें भी V8 इंजन है। बट इसका अगर कोई पुराना वर्जन आप यूज करोगे एज का, तो उसमें था चक्र। चक्र नाम से जावास्क्रिप्ट का इंजन था, लेकिन अभी क्या है इसमें, V8 इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर अब तो बंद ही हो गया ये, बट पहले कभी यूज किया होगा। इसमें क्या होता है, चक्र होता है। ठीक है। आप लोग अगर सफारी यूज कर रहे हो आईफोन में या मैकबुक में, आपने सफारी ब्राउजर यूज किया होगा। इसमें होता है कोर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कोर, सॉरी। अगर आप लोग फायरफॉक्स यूज कर रहे हो तो इसमें होता है स्पाइडर मंकी। ठीक है।
ये हमारे कुछ जावास्क्रिप्ट के इंजन्स हैं, तो मतलब हमें एडिशनल कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना। हर एक ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इंजन्स होते हैं जो इसे रन कर देते हैं। समझ में आया बेटा? एक बार ये लिखो एक बार। ओके, तो ये ऑन क्लिक इवेंट वगैरह ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब डॉम टॉपिक आएगा आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल टॉपिक में। अभी फिलहाल इग्नोर करो, तो बस मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया। ठीक है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, इसके लिए आपको लिखना है स्क्रिप्ट टैग। आप इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी कोड लिखना चाहो लिख सकते हो। एंड ऐसे स्क्रिप्ट टैग की लिमिट नहीं होती है, आप जितने चाहें उतनी बार स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्क्रिप्ट टैग ओपन किया क्लोज किया उसी में सारी जावास्क्रिप्ट फाइल भर ली। आप चाहो तो 10 बार स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज कर सकते हो। मतलब मजबूर ऐसी जरूरी नहीं है कि एक ही यूज करोगे। जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार यूज करो। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे भाई कोई मैसेज प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड टाइप कुछ, तो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, लॉग बेसिकली सक्सेस मैसेज के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हो लगाओ, नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, चॉइस इज योर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई पूछ रहा है कुछ? ठीक है भाई, अभी से रन कैसे करोगे? ये जो ब्राउजर है हमने रिफ्रेश कर दिया है, तो कंसोल लॉग वाला मैसेज आपको दिखेगा कहाँ पे? आप लोग राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इंस्पेक्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको कंसोल मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जनरली हम लोग कंसोल लॉग यूज करते हैं सक्सेस मैसेजेस के लिए। देखो वैसे ही डेवलपमेंट में इसका ज्यादा यूज नहीं है। मतलब अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है तो उसमें कंसोल लॉग में यूज यूजर को दिखाने के लिए यूज नहीं करूंगा। कंसोल लॉग यूज करते हैं हम अपने पर्पज से टेस्टिंग के लिए। मैंने कोई एपीआई कॉल की, मुझे चेक करना है कि डेटा आया या नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, उसे कंसोल लॉग में प्रिंट करा दूंगा। या मान लो मुझे चेक करना है कि भाई कुछ कैलकुलेशन की मैंने, उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए जब भी आपको वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो आप क्या यूज करेंगे? कंसोल लॉग। और यूजर को दिखाना है उसके लिए डोम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग कंसोल लॉग मैसेजेस यूज करेंगे हर जगह कुछ डिस्प्ले वगैरह करने के लिए। इसके जैसे दो फंक्शन और भी हैं, कंसोल डॉट वॉन।
एंड कंसोल डॉट एरर। नाम से समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो भाई, कंसोल जो है क्लास होती है, ठीक है ना, मतलब कंसोल ऑब्जेक्ट है कंसोल क्लास का, और उसके अंदर ये मेथड है, ठीक है। अब वॉर्न मतलब वार्निंग, एरर तो बताइए आपको। रिफ्रेश करोगे तो जो वॉर्न है वो येलो कलर में आएगा, एरर आपका रेड कलर में आएगा, ठीक है भाई। समझ में आया सभी को। अच्छा, अगर ये तो हो गया कंसोल लोग, मान लो हमें डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट देखना है, तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हालांकि ये भी डोम का ही टॉपिक है, जब पढ़ेंगे आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं ये मैसेज लिखने के लिए यूज कर लेता हूँ। तो इसने देखो यहाँ पे डेटा इंजेक्ट कर दिया, क्लियर है। ये जब आप डायरेक्टली पास करते हो तो लेबल बनता है। आपको अगर पैराग्राफ चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन करो कि हमें क्या प्रिंट करना है, ये एक पैराग्राफ बन गया। मान लो आपको H1 लिखना है, ये हेडिंग वन बन गई, सिंपल है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट में आप मैसेजेस प्रिंट कर सकते हो। इनमें से क्या यूज करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आपकी चॉइस है, क्लियर है। अभी देखते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूँ, basic.js के नाम से। ये वाला पूरा कोड उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, अब इसे लिंक करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं। क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट एसआरसी, एसआरसी मतलब सोर्स फाइल का नाम, बेसिक जेएस। देखो सेम आउटपुट आ गया यहाँ भी, और यहाँ पे देखो, अब ये बता रहा है कि ये मैसेज कौन सी फाइल में आया, बेसिक जेएस में। ये वाला मैसेज कहाँ पे है, इंडेक्स एचटीएमएल, लाइन नंबर भी आपको दे रखा है। अब इनमें से कौन सा तरीका आपको सही लग रहा है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्लियर है। एक बार ये नोट करो जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
डन। देखो भाई, अभी तक हम लोग HTML CSS पढ़ रहे थे, तो उसमें अगर हम कुछ कोड गलत भी लिखते थे तो हमें पता नहीं चलता था कि कोड गलत है, मतलब क्योंकि कंपाइल तो होता नहीं था कोड। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में JIT कंपाइलर यूज होता है। वैसे JIT कंपाइलर वैसे इंटरप्रेटर जैसा होता है, जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। मान लो इस लाइन में मैं यहाँ पे एरर कर देता हूँ, तो जितना कोड सही होगा उतना रन हो जाएगा, और बाकी में वैसे तो दिख ही रहा है यहाँ पे एरर है, बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो जितना कोड सही है उतना रन हो गया। देखो भाई, बेसिक जेस वाला तो आउटपुट पूरा आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आउटपुट में कहाँ पे एरर है, लाइन नंबर 14 में। तो बता रहा है प्रॉपर लाइन नंबर 14 में एक एरर है। ठीक है, सिंटैक्स एरर। अब मान लो हमें ये जो फाइल है इसे बैकएंड में रन करना है, HTML से रन नहीं करना चाहते आप, बैकएंड में रन करना चाहते हो कमांड प्रॉम्प्ट से। आप लोगों ने अगर कोई लैंग्वेज पढ़ी है जैसे C++, जावा, तो आपने देखा होगा CMD पर रन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे या CLI बेस पे। तो अगर ऐसे अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हो सिर्फ इस कोड को, तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है Node.js। ठीक है, ध्यान रखना भाई, मैं आपको Node.js नहीं पढ़ा रहा हूँ, Node.js के टॉपिक अलग होते हैं। मैं आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ यूजिंग Node.js। ठीक है, तो गूगल पे लिखिए Node.js डाउनलोड। क्या, डाउनलोड Node.js। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए। देखो अभी 22 वर्जन है, करंट वर्जन है, बट रिकमेंड वर्जन होता है, रिकमेंडेड वर्जन LTS। क्योंकि जो करंट वर्जन होता है इसमें हो सकता है कुछ बग्स हो। क्लियर है? जो LTS वर्जन होता है ये रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप LTS वर्जन डाउनलोड करो। तो ये वर्जन बाय डिफॉल्ट भी देखो इसने यही दिया था, ये रहा ना। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, या कोई और है? कौन सी फाइल डाउनलोड करेंगे? जैसे विंडोज के लिए NVM, FN, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से डाउनलोड मत करना यार, यहाँ से करना प्री बिल्ड इंस्टॉलर। देखो विंडोज के लिए है या किसके लिए है, यहाँ से आप डाउनलोड करो, डाउनलोड Node.js। ठीक है भाई, यहाँ से करना है, यहाँ से पैकेज मत करना, यहाँ से करना। छोटी फाइल होगी, देखो 25.3 MB की फाइल है, और ये .msi फाइल है। .msi मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। ठीक है, एक सी फाइल नहीं है, MSI फाइल मतलब एक सी के जैसी होती है लमसम। ठीक है भाई, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करो, सेटअप फाइल आएगी, और इसे बस नेक्स्ट 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 करते चले जाओ, और कुछ मत करना। नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। अच्छा यहाँ पे देखो, ये कह रहा है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल, नो ये चॉकलेटी वगैरह, ये कुछ मत करो, बस नेक्स्ट कर दो और इंस्टॉल। मैं आगे नहीं कर रहा, मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक है भाई, बस नेक्स्ट 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 करते चले जाओ। अब आपको चेक करना है कि ये डाउनलोड हुआ या नहीं। तो इसके लिए आप विंडो की और R प्रेस करो, CMD लिखो, विंडो की प्लस R, CMD ओपन करोगे, यहाँ पे लिखो Node-V। मेरा थोड़ा सा पुराना वर्जन है, अभी 20.14 डाउनलोड हुआ है शायद ना। हाँ 20.14 हुआ है, मेरे पास अभी 20.10 है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इससे। मेजर चेंज तब होगा जब ये 20 से 21 हो जाए, हालांकि उसमें मेजर चेंज ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंज होता है। और 20.10, 20.11 ऐसे तो बहुत माइनर से चेंज होते हैं।
जो हम कोड लिखेंगे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी में स्पीड का इशू रहता है, किसी में बग्स रहते हैं, उनको ठीक करके नया वर्जन लाया जाता है, तो इसलिए इग्नोर करना। आपका यहाँ पे 20.11 दिखेगा, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है भाई? अब हमें इस कोड को रन करना है। सबसे पहले ध्यान रखो कि जावा स्क्रिप्ट में हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का कोड लिखते हैं, तो फ्रंट एंड वाला कोड बैक एंड में रन नहीं होता है। इस पूरे प्रोग्राम में कौन सा कोड फ्रंट एंड वाला है? ये ये फ्रंट एंड का कोड है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहाँ पे राइट कर रहा था? HTML पे। HTML क्या होता है? फ्रंट एंड। कंसोल डॉट लॉग ये तो चलो कंसोल स्क्रीन पे आएगा, तो यहाँ पे ये बैक एंड में रन हो जाएगा, लेकिन ये तीनों लाइनें बैक एंड में रन नहीं होंगी, सिर्फ फ्रंट एंड में होंगी। ठीक है, इन्हें मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे भाई आपको टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा टर्मिनल, ये शॉर्टकट है। क्या चक्कर है? क्यों नहीं टर्मिनल? ठीक है भाई, ये जो टर्मिनल आता है ये एक तरह से CLI ही है, मतलब कमांड लाइन ही। CMD बोल दो, CLI बोल दो, टर्मिनल बोल दो, बातें की। इस पे कोड को रन करने के लिए आप लिखोगे नोड और आपकी फाइल का नाम क्या है? बेसिक जेएस। क्लियर है भाई? अच्छा, यहाँ पे वो रेड कलर में और ग्रीन येलो में नहीं आएगा, वो एक जैसा ही दिखेगा। अब चाहे वॉन यूज करो, चाहे एरर यूज करो, चाहे लॉग यूज करो, वो एक जैसा ही दिखेगा। क्लियर है? समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे रन करने की कोशिश करूं तो क्या ये रन होगा? नहीं, ये एरर थ्रो करेगा। देखो क्या कह रहा है एरर, डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि भाई नोड को नहीं पता डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो किसके लिए बना है? फ्रंट एंड के लिए, HTML के लिए। समझ में आया भाई यहाँ तक सबको? तो रन कैसे करोगे कोड को? नोड और आपकी फाइल का नाम basic.js। देखो पूरा नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमने लिखा basic.js ऐसे भी रन हो जाएगा, या फिर आप लिखो सिंपली नोड, बी टाइप करके टैब प्रेस कर दो, तो पूरा नाम आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कमांड लिख लो एक बार ये। ठीक है भाई, तो नोड की हेल्प से हम लोग बिना HTML के जावा स्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं बैकएंड में। समझ में आया भाई सभी को? अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, बहुत से बच्चे VS कोड कहीं भी शुरू कर देते हैं एक्चुअल फोल्डर के बजाय। तो इसलिए ध्यान रखना है, जिस फोल्डर में आपकी फाइल हो वो फोल्डर ओपन होना चाहिए। ऐसे रेंडमली कोई भी फोल्डर ओपन नहीं करना है। ठीक है? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये फोल्डर है, अब हमें पता है कि भाई इसके अंदर ये वाला फोल्डर है जो हमें रन करना है, जिसके अंदर जाना है मतलब। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, वो डे वाइज कोड लिखते हैं कि यार डेट डाल के फोल्डर पे कि आज की डेट में ये कोड किया, कल की डेट में ये। और वो क्या करते हैं कि बाहर से कोड को ओपन करते हैं VS कोड में।
अब यहाँ पे आप जब टर्मिनल को ओपन करोगे तो यहाँ पे टर्मिनल की लोकेशन देखना कौन सी आएगी। जावास्क्रिप्ट फोल्डर आया ना। अब आप लोग सोचेंगे भाई जावास्क्रिप्ट फोल्डर तो है ही। भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर भी तो फोल्डर था कोई। अब बहुत से बच्चे यहाँ लिखते हैं नोड। कैसे हैंग हो गया। नोड फाइल का नाम क्या था, बेसिक डॉट जेएस। और इस तरह से मॉड्यूल नोट फाउंड एरर आ जाता है। मॉड्यूल नोट फाउंड मतलब फाइल नहीं मिली भाई इसे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ थोड़ी है फाइल। तो ध्यान रखना आपको कौन सा फोल्डर ओपन करना है जिसके अंदर आपकी डायरेक्ट फाइल पड़ी हो। ऐसा नहीं कि इसके अंदर भी फोल्डर हो। अगर इसके अंदर भी फोल्डर है तो उसके अंदर जाओ फिर। क्लियर है। तो ध्यान रखना जिसमें फाइल होगी उस फोल्डर को ओपन करना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक, बहुत से बच्चे फाइल पे ही राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। फाइल पे राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड कर दिया। अभी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। भाई फाइल तो आपको दिखी, आपने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया। अभी टर्मिनल की लोकेशन देखना कौन सी आएगी। थोड़ा कंप्यूटर स्लो चल रहा है। देखो लोकेशन कहाँ की आ रही है। और हमारी फाइल तो किसी और फोल्डर में है ना। अब बच्चे देखते ही नहीं है, ये सीधा लिखते हैं नोड बेसिक जेएस। कोड रन ही नहीं होता। होगा भी कहाँ से। भाई लोकेशन तो कुछ और आ रही है ना। यहाँ पे थोड़ी आपकी फाइल है। अगर आप इस फोल्डर पे चले भी जाओगे तो भाई यहाँ तो है ही नहीं कुछ। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूंगा तो इस फोल्डर में तो कुछ अलग फाइल्स हैं देखो। ये वाली फाइल थोड़ी है। तो इसलिए याद रहे, फाइल ओपन नहीं करनी और जिस फोल्डर में डायरेक्ट फाइल है उसी फोल्डर को ओपन विद कोड करना। क्लियर है। समझ में आया सबको। देन आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन करोगे, आराम से फाइल रन हो जाएगी। अभी देखिए फाइल फोल्डर लोकेशन बिल्कुल सही आ रही है। यहाँ पे लिखो नोड, फाइल का नाम बेसिक जेएस। हो गया रन। एक प्रॉब्लम और जो बहुत बहुत बच्चे करते हैं, यहाँ से बंद कर दिया और सोचते हैं कि भाई फाइल कि हमारा टर्मिनल बंद हो गया है। और जब दोबारा कोड रन करना होता है तो यहाँ पे फिर से आके एक नया टर्मिनल ले लेते हैं। फिर यहाँ पे कोड रन कर लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। फिर से आके फिर नया ओपन कर लेते हैं। ऐसे करके दुनिया भर के टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मैंने देखा बहुत से बच्चे 10-10 12-12 करके रखते हैं। भाई ये आपकी मेमोरी को खाएगा, रैम को स्लो करेगा, क्योंकि मेमोरी तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। इसलिए अगर जरूरत हो तो ही ओपन करो, वरना ओपन मत करो। आपको इसे बंद करना है तो किल करो। यहाँ पे ये डिलीट बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। समझ में आया। अगर आप यहाँ से बंद कर देते हो, दोबारा अब इसे ओपन करना है तो आप लोग कंट्रोल और बैक टिक प्रेस कर दो। शॉर्टकट वाला देखो, शॉर्टकट क्या था यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ बैक टिक। यहाँ से शिफ्ट हटा दो, कंट्रोल बैक टिक रखोगे तो वो पुराना वाला ओपन हो जाएगा। समझ में आया। बहुत ज्यादा टर्मिनल आपको नहीं बनाने हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। एक कॉमन मिस्टेक और भी है। बहुत से ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं वो ज्यादा गड़बड़ करते हैं। कोड लिखा है उसे रन कर रहे होते हैं, कहते हैं कि सर हमारा कोड जो हमने लिखा है वो रन नहीं हो रहा। तो मेक श्योर आपने फाइल सेव कर रखी हो। मेरे वीएस कोड में ऑटो सेव एक्सटेंशन है, जिससे मेरा कोड अपने आप सेव होता रहता है। जैसे ही मैं कुछ भी चेंज करूंगा मेरा कोड अपने आप सेव हो जाएगा। बहुत से बच्चों के वीएस कोड में ऑटो सेव एक्सटेंशन नहीं होता है, तो उन्हें कोड सेव करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखोगे अभी क्रॉस दिख रहा है ना। क्रॉस मतलब सेव्ड है ये फाइल, अपडेटेड है। बट यहाँ पे अगर ये सर्कल दिखे, इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं है। पहले सेव करना पड़ेगा। और सेव करने का शॉर्टकट यूनिवर्सल, भाई कहीं भी जाके क्या करो, कंट्रोल+S। समझ में आया। क्लियर है भाई। कंट्रोल+S प्रेस कर दो, उससे आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया भाई।
सभी को? कोई डाउट? तो ध्यान रखना भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट, इस तरह की चीजें हमें बैक एंड में रन नहीं करनी है। वो हमें कहाँ पे रन करनी है? फ्रंट एंड में, HTML के अंदर। तो अब यहाँ पे आप लोग HTML में कोड कैसे रन करोगे वो भी सीख चुके हो, और बैक एंड में रन करोगे वो भी सीख चुके हो। क्लियर है? अब एक टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। पुरानी फाइल को मैं रिप्लेस कर दूं। अब इसमें थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ताकि मुझे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। कोड नहीं रखूंगा, कोड तो मैं स्टार्टिंग से लिखूंगा। ठीक है भाई? क्योंकि इतनी सारी चीजें लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। देखो भाई, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ने जाओगे, चाहे वो सी है, चाहे C++ है, जावा है, पाइथन है, PHP है, दुनिया जमाने की कोई भी लैंग्वेज है, आपको ये 8 टॉपिक हर लैंग्वेज में पढ़ने हैं। ठीक है? ये हर लैंग्वेज में कॉमन होते हैं। ये 8 टॉपिक आप पढ़ोगे। फर्स्ट वन, कीवर्ड्स। सेकंड वन, आइडेंटिफायर्स। थर्ड वन, डेटा टाइप्स। देन वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, लिटरल कह सकते हो, टोकन्स, इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटर। लैंग्वेज चाहे कोई भी हो। ये पीछे जो बैठा है, क्या नाम है तेरा, बगल में? क्या परेशान नहीं हो? कभी इधर और हिल रहा है, कभी उधर हिल रहा है, मेरी बार बार नजर तेरे पे ही जा रही है। तो दूसरे पे बैठ जा। पीछे देख, तेरे पीछे नजर जा रही है, पीछे है चेयर। ढंग से बैठ जा। पढ़ने आता भी है, बस टाइम पास करने आता है? लगता तो नहीं है। हर बार फालतू चीजें करता रहेगा कुछ ना कुछ, या तो जिसके साथ बैठेगा उससे बातें करना शुरू कर देगा। ढंग से बैठ जा यार। हाँ जी। तो सबसे पहले बात करेंगे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स को रिजर्व किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है? जैसे कुछ लूप्स, हमें लूप्स के लिए हमें कीवर्ड्स मिलते हैं, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए मिलते हैं, कोई फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड्स मिलते हैं। तो हर एक कीवर्ड का कुछ ना कुछ काम होता है, और उस कीवर्ड को उसी पर्पस के लिए आप यूज करोगे जिस पर्पस के लिए उसे डिफाइन किया गया है। समझ में आया? अभी यहाँ पे आप जो कीवर्ड देख रहे हो, इनमें जिनके आगे स्टार लगा हुआ है, ये 2015 वर्जन में आए हैं, जिसे ES6 कहते हैं। सुना होगा ना आपने, ES6 वर्जन। ES6 नहीं सुना? चलो कोई नहीं, देखो ध्यान। एकमा स्क्रिप्ट सुना है? ये बताना ही भूल गया क्या मैं? कोई बात। देखो भाई, ये वर्ड सुनने को बहुत मिलेगा आपको, एकमा स्क्रिप्ट। एकमा स्क्रिप्ट। ठीक है? यहाँ पे एकमा का मतलब होता है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ठीक है? ये टॉपिक की बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार सामने आएगा आपके। ES शॉर्ट में बोलते हैं एकमा स्क्रिप्ट को। ठीक है? तो एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट के जो भी वर्जन्स आते हैं उन्हें एकमा स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है? जैसे एकमा स्क्रिप्ट 2015 वर्जन को ES6 बोल दिया, ES7, ES8, उसके बाद फिर ईयर के नाम से आए। इसकी भी कहानी है कि एकमा स्क्रिप्ट बोलते क्यों है। पहले देखते हैं वर्जन्स। जावा स्क्रिप्ट का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो आया था 1995 में, जिसका नाम जावा स्क्रिप्ट ही था। लेकिन 2 साल बाद 1997 में आया एकमा स्क्रिप्ट का फर्स्ट वर्जन, फर्स्ट एडिशन। और ज्यादातर जावा स्क्रिप्ट के जो वर्जन होते हैं जून में ही लॉन्च होते हैं, और तुम्हारा कोर्स अभी जून में ही चल रहा है। तो जो 2024 वर्जन में कुछ चीजें अपडेट हुई होंगी वो आपको पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि मैं हमेशा लेटेस्ट ही पढ़ाता हूँ।
ठीक है। तो भाई देखो ज्यादातर जून में ही आ रखा है। 97 पे 98 में आया, फिर 99 दिसंबर में आया, फिर 2003 में आया, फिर 2009 में, फिर 11 में, फिर 2015 के बाद हर साल जून में अब ये वर्जन आ रहा है। देखो ये सिक्स्थ वर्जन आया था जिसे ES6 कहते हैं। ठीक है। अब हर साल में वर्जन आए हैं टिल 2023। तो 2024 में अब आने वाला है, उसमें जो भी चेंजेस होंगे आपको बताए जाएंगे। छोटे मोटे चेंज होते हैं, ज्यादा देर नहीं होते। क्लियर है भाई। तो बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को एकमा स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं। तो जब जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को बनाया गया था, किसने बनाया था? नेटस्केप नाम की कंपनी थी, जिसमें ब्रेंडन एच नाम के प्रोग्रामर थे, है मतलब अभी भी। ठीक है। तो ब्रेंडन एच ने बनाया था जावा स्क्रिप्ट को 1995 में नेटस्केप में। जैसे भी गूगल का ब्राउजर क्रोम चलता है या गूगल सर्च इंजन चलता है, वैसे उस टाइम पे नेटस्केप सर्च इंजन चलता था। गूगल तो बहुत बाद में आया ना। तो उस टाइम पे नेटस्केप चलता था, तो इन्होंने जावा स्क्रिप्ट बनाई थी। तो उसी टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने जे स्क्रिप्ट नाम से लैंग्वेज बनाई, इसके तुरंत बाद जे स्क्रिप्ट। फिर एक और लैंग्वेज आई एक्शन स्क्रिप्ट। तो ऐसे जिस कंपनी का मन किया वो नए नए लैंग्वेज बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में कॉपी पेस्ट चलता है ज्यादा। आज तुम कुछ बना दो, कल को तुम्हारे तुम्हें उस पर 10 वर्जन दिख जाएंगे, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट बनी, उसके साथ साथ बहुत सारी और भी लैंग्वेज बन गई। अब दिक्कत ये है कि भाई जो नेटस्केप वाले ब्राउजर में जावा स्क्रिप्ट यूज हो रही है, और जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसमें जे स्क्रिप्ट यूज हो रही है, और अदर ब्राउजर्स में अदर लैंग्वेजेस यूज हो रही थी। तो इससे प्रॉब्लम आ रही थी डेवलपर्स को। भाई मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने जावा स्क्रिप्ट का कोई फीचर यूज किया, वो जे स्क्रिप्ट में सही से काम करेगा ही नहीं। समझ में आया? भाई मैंने कोड किस में लिखा? जावा स्क्रिप्ट में। और मैं उसे रन करूं अगर जे स्क्रिप्ट में, तो क्या वो सही से काम करेगा? नहीं करेगा। इनफेक्ट काम ही नहीं करेगा, सही से छोड़ो, काम ही नहीं करेगा। ठीक है। तो डेवलपर्स को बड़ी दिक्कत हुई कि यार ये तो फिर ब्राउजर डिपेंडेंट चीजें बन जाएंगी। अब कोई, आप वेबसाइट बनाते हो तो क्या आप ब्राउजर को देख के बनाते हो कि मैं इस ब्राउजर के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ? नहीं ना। पहले करना पड़ता था ऐसा। तो इसके लिए ये सभी कंपनियां गई एकमा के पास, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है। तो एकमा ने सुझाव दिया कि भाई सबसे पहले लैंग्वेज आई है जावास्क्रिप्ट। तो हम एक टीम बनाएंगे जिसके हेड रहेंगे ब्रेंडन एच, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई। ठीक है। उसके बाद जो भी चीजें इसमें अपडेट होंगी, पुरानी चीजों को हटाया जाएगा, नई चीजों को ऐड किया जाएगा, तो उसका जो वर्जन होगा उसे हम एकमा स्क्रिप्ट बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो भी लैंग्वेज मार्केट में चल रही है उन सब को एकमा स्क्रिप्ट को फॉलो करना। चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे वो जे स्क्रिप्ट हो, चाहे वो एक्शन स्क्रिप्ट हो, हर किसी को किसे फॉलो करना पड़ेगा? एकमा स्क्रिप्ट को। समझ में आया? तो यहां से कहानी शुरू हुई इसके पीछे की। ठीक है। तो ब्रैंडन ईच ने देखो 1995 बनाई। यहाँ पे जे स्क्रिप्ट देख लेते हैं। कब आई थी? 1996 में। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि भाई यार ये लैंग्वेज कामयाब तो है नहीं, इसको 2011 में बंद कर दिया। और इसके बाद एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम है टाइप स्क्रिप्ट, 2012 में। और वो काफी पॉपुलर है। और माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा दिमाग से काम लिया, इन्होंने जावा स्क्रिप्ट के बेस पे लैंग्वेज बनाई टाइप स्क्रिप्ट। और आजकल इंडस्ट्री में दोनों ही यूज है, जावा स्क्रिप्ट भी होती है, टाइप स्क्रिप्ट भी होती है। क्लियर है? बट टाइप स्क्रिप्ट कोई स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट को रन होने के लिए जावा स्क्रिप्ट ही चाहिए। तो एक तरह से है तो जावा स्क्रिप्ट ही। क्लियर है? ऐसे ही एक्शन स्क्रिप्ट बनी 1998 में।
2006 में बंद कर दिया इसे भी। ठीक है भाई। तो ऐसी दुनिया भर की लैंग्वेज बनने लगी थी उस टाइम पे। लेकिन पॉपुलर कौन सी हुई? जावास्क्रिप्ट, क्योंकि भाई जो पहली चीज होती है वो फेमस होती ही है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अमेजोन सबसे पहले आया, वही पॉपुलर है आज भी। बाद में बहुत सारे आए, फ्लिपकार्ट भी आया। फ्लिपकार्ट हालांकि चल रहा है इंडिया में, स्नैपडील भी आया, स्नैपडील तो बंद ही हो गया अब शायद, है ना। ईबे था, ईबे बंद हो गया ऑलमोस्ट। तो भाई ये जो पहला रहता है वो चलता ही चलता है। समझ में आया भाई एकमा स्क्रिप्ट की कहानी? तो इसलिए जो भी नया वर्जन आता है वो कौन लॉन्च करता है? एकमा सोसाइटी। एकमा इंटरनेशनल एक सोसाइटी बनी हुई है ये, जिसके हेड ब्रेंडन ईच है अभी भी यहाँ पे। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। इसके की पीपल देखो कौन कौन है, अभी कोई और है वैसे, जॉन फ्रेडरिच। एक मिनट, ये एकमा इंटरनेशनल है ये नहीं। ये देखो कौन कौन सी लैंग्वेज से यूज कर रही है वो देख लो पहले। जावा स्क्रिप्ट, एक्शन स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, क्यूटी स्क्रिप्ट, इन स्क्रिप्ट, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, दुनिया भर की। हिस्ट्री, यहाँ पे देखो। सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रो सिस्टम नाम सुना है? जावा बनाई थी इन्होंने। एंड नेटस्केप अनाउंस जावा स्क्रिप्ट इन अ प्रेस रिलीज। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज हैं। ऑलमोस्ट नहीं कह सकते, बिल्कुल डिफरेंट है। कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो फिर इसका नाम जावा स्क्रिप्ट क्यों रखा? तो उसका रीजन भाई सन माइक्रो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट था इसे बनाने में। ठीक है। बनाया हालांकि नेटस्केप ने है, लेकिन सन माइक्रो सिस्टम का भी थोड़ा बहुत रोल था इसमें। दैट्स वाई अब भाई जावा, जावा पॉपुलर लैंग्वेज थी उस टाइम पे, इनकी नई 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 आई थी, पॉपुलर भी है थी। तो इन्होंने इसका नाम भी जावा स्क्रिप्ट रख दिया। क्लियर है? नवंबर 19 नेटस्केप अनाउंस्ड अ मीटिंग ऑफ द ECMA इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इसके की पीपल कौन कौन है, कहाँ से पता चलेगा? ये देखो, डिजाइन्ड बाय ब्रेंडन एच एंड ECMA इंटरनेशनल। ठीक है भाई। तो अब कंफ्यूज मत हो ना ECMA स्क्रिप्ट में, ECMA स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट एक ही बात है, बस उसके वर्जन्स को ECMA बोलते हैं, ECMA स्क्रिप्ट। क्लियर है बेटा? बैक टू द टॉपिक। सो कीवर्ड्स, इसमें जहां भी स्टार लिखा हुआ है इसे ये ES6 में आए हैं। एक्चुअली ES6 वर्जन जैसे 2015 में जो आया था इसमें मेजर चेंजेस थे। मतलब इस वर्जन से पहले जावा स्क्रिप्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज थी, लेकिन इसके आने के बाद जावा स्क्रिप्ट काफी एडवांस लैंग्वेज हो गई। और आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अदर लैंग्वेज में है ही नहीं। ठीक है। वो आगे जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट काफी स्मार्ट लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, और उसको बनाते हैं ECMA स्क्रिप्ट 6 के फीचर्स। अच्छा, इनमें से कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो जावा स्क्रिप्ट में यूज नहीं होते, टाइप स्क्रिप्ट में यूज होते हैं, जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ठीक है। कुछ कीवर्ड टाइप स्क्रिप्ट के पर्पज से बनाए गए हैं, कुछ कीवर्ड जावा स्क्रिप्ट के पर्पज से। आपको इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। टॉपिक वाइज कोई ना कोई कीवर्ड आपके सामने आता रहेगा, तब आप लोगों को अपने आप जो मेन मेन कीवर्ड रट जाएंगे। अगर आप सुनने को बोलोगे तो भाई सारे कीवर्ड तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा ऐसे, मतलब एक एक करके। इनमें से आधे शायद मैं बता दूं, बट हाँ अगर काम करूंगा तो फिर मुझे सारे कीवर्ड पता रहेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलना शुरू करूँ इंग्लिश में, जैसे अल्फाबेट्स को हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे में सारे कीवर्ड्स मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनना ना, इतने सारे कीवर्ड याद कौन रखेगा। तो टॉपिक वाइज आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप फंक्शन बनाओगे तो आपको फंक्शन कीवर्ड चाहिए, आपको लूप चलाना है तो आपको फॉर वाइल डू वाइल चाहिए, आपको कंडीशन लगानी है तो आपको इफ चाहिए या एल्स चाहिए या स्विच चाहिए या केस उसके अंदर डिफॉल्ट। तो ऐसे टॉपिक वाइज आपको अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है? रटने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। किसे कहते हैं आइडेंटिफायर, एनी आइडिया?
भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ मार्स, मंगल ग्रह है ना, मार्स। क्या मार्स प्लैनेट का एक्चुअल नाम मार्स ही है? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एलियंस एग्जिस्ट करते हो और उन्हें पता हो मंगल ग्रह भी कुछ है, तो क्या वो भी मंगल ही बोलते होंगे? मुद्दा समझो कहने का क्या है। तो मंगल ग्रह का एक्चुअल नाम मंगल थोड़ी है, पृथ्वी का नाम पृथ्वी थोड़ी है, वो तो हमने रखा है। समझ में आया? अब कंट्रीज में देखो, कोई अर्थ बोल रहा है, कोई पृथ्वी बोल रहा है। तो नाम हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख दिया। क्यों रख दिया? ताकि हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें। समझ में आया? तो जो नाम हम लोग चीजों के रखते हैं उस नाम को क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। समझ में आया? अब घर में दो बच्चे हैं, उन दोनों को आइडेंटिफाई करोगे तो नाम से ही करोगे ना, दोनों का नाम सेम नहीं रखोगे ना, क्योंकि फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्लियर है? तो चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दिया जाता है, उस नाम को क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर्स। सो नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एंटिटीज लाइक वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लासेस एटसेट्रा। ठीक है? इसके लिए चार रूल है। पहला, वी कांट यूज एनी कीवर्ड, कोई भी रिजर्व वर्ड यूज नहीं करना। मतलब कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करोगे, ऊपर जो लिखे हुए हैं उन्हें छोड़ के कुछ और यूज करो। वी कांट यूज एनी डिजिट एज प्रीफिक्स ऑफ आइडेंटिफायर बट वी कैन यूज डिजिट इन पोस्टफिक्स। मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे, डिजिट एंड में यूज कर सकते हो। 1A नहीं लिख सकते, A1 लिख सकते हो। क्लियर है? हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर हो सकता है यूज, बट उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, हम लोग मल्टीपल आइटम्स का नाम सेम नहीं रखेंगे। मतलब एक ही ब्लॉक में मल्टीपल आइटम्स का नाम कॉमन नहीं रखना है। जैसे एक ही घर में दो बच्चों का नाम सेम थोड़ी रखेंगे, तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। तो ये चार रूल फॉलो करने हैं आपको। क्लियर है? समझ में आया बेटा? पढ़ लो एक बार अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछे यहाँ तक। हेलो? यहाँ तक समझ में आया? अब बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज का टास्क आपका यही है बस, कि पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करो और जावा स्क्रिप्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, और इसे फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में रन करके देखो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आए तो कल बताइएगा। जो कॉमन प्रॉब्लम्स में मैंने बताई थी तीन चार चीजें, वो ध्यान रखना। फाइल सेव होनी चाहिए, और डायरेक्टली फाइल ओपन नहीं करनी है, फोल्डर ओपन करना है। समझ में आया? क्लियर है बेटा? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।